अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 12 एप्टीट्यूड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। एप्टीट्यूड में किस तरीके से चैप्टर को डील करना, तमाम लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो ज़रूर होगा, लेकिन चैप्टर में एमसीक्यूज़ किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से सवाल आपको मिलेंगे, तो आज इस चैप्टर को डील करते हैं। सबसे पहले अगर आप लफ्ज़ देखोगे, दो ही लफ्ज़ आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एक नज़र आ रहा है इलेक्ट्रो और एक नज़र आ रहा है स्टैटिक्स। सिंपल सी अगर मैं आपसे बात करूँ तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास चार्ज, और स्टैटिक्स का लफ्ज़ देख रहे हो, स्टैटिक्स के लफ्ज़ का मतलब होता है रेस्ट। यानी आपका चार्ज अगर रेस्ट पर हो तो उस चीज़ को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी चार्ज रेस्ट पर है तो उसको बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप सोच रहे हो कि सर चार्ज, ये चार्ज क्या चीज़ होती है? अगर आप थोड़ा सा हमें चार्ज बता दें तो आपकी बात हमें और अच्छी समझ में आ जाएगी। यानी अब आपका सवाल होगा सर ये चार्ज बता दीजिए, ये चार्ज है क्या? तो मैं आपसे अब चार्ज के बारे में बात करता हूँ। चार्ज क्या होता है? आप देखो, अगर आपके पास कोई एटम मौजूद है, ये एटम मैंने बनाया, एटम का फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मौजूद, सेकेंड ऑर्बिट बनाया इलेक्ट्रॉन मौजूद, और थर्ड ऑर्बिट बनाया इलेक्ट्रॉन मौजूद। सही। अब आप इस एटम को देख रहे हो, मैंने एटम बनाया हुआ, एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एटम की ख़ास बात ये होती है, अगर मैं एटम की आपसे ख़ास बात करूँ ना, एटम की ख़ास बात ये होती है, अगर आपका एटम न्यूट्रल है, अगर आपका एटम क्या है? न्यूट्रल। इसका मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों बराबर होते हैं। तो इसको और शॉर्ट करके लिख लेते हैं, प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, प्रोटॉन बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉन के, अगर आपका एटम क्या है? न्यूट्रल है। अब देखो, आपका ये जो एटम नज़र आ रहा था ना, इस एटम के साथ मैंने एक शरारत करी। शरारत ये करी, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल लिया। अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पहले का इलेक्ट्रॉन मौजूद था, लेकिन आपने वो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। आप बोलेंगे सर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही कितने चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब देखो, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अब आपने क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब कम कौन हो गए? नेगेटिव कम हो गए। आप बोलेंगे सर आपने क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम कर लिया, इलेक्ट्रॉन कम कर नेगेटिव कम हो गए। इसका मतलब अल्टीमेटली जो ज़्यादा हो गया वो ज़्यादा क्या हो गया? पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, यानी आपने इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दिए, यानी नेगेटिव कम कर दिया, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बढ़ गया। तो पॉजिटिव बढ़ने का मतलब आपने इस चार्ज का नाम रखा, सर ये जो चार्ज है मेरे पास क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से अब आप इसका अपोजिट केस करोगे। यहाँ से फर्स्ट केस में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब सेकंड केस में आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ये रहा मेरे पास एटम, वही इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। अब देखो, मैंने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। आप बोलेंगे सर क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो ऐड को बोलते हैं हम क्या? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा क्या? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिख के दिखाया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब देखो, पढ़ा था ना आपने, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब आपने क्योंकि पॉजिटिव ही खुद आपने जो है क्या बढ़ाया? आपने बढ़ा दिया कौन? नेगेटिव, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है येलो कलर में, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड किया यानी नेगेटिव बढ़ा दिया। तो नेगेटिव बढ़ाने का मतलब यानी ये जो चार्ज कहलाएगा वो चार्ज कौन सा कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये चार्जेस की जो बात है ना, मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको बताई है, वरना मैं इसकी और डेप्थ में जाता, आपको और डेप्थ के अंदर बताता, लेकिन एप्टीट्यूड में इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा, वरना इसकी असल जो थ्योरेटिकल बात है वो और डेप्थ में आपको बताता, लेकिन अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको। तो सिर्फ आप जो याद रखोगे वो क्या रखोगे? पॉजिटिव चार्ज कब होता है, नेगेटिव चार्ज कब होता है। जैसे ही चार्जेस की आप बात करोगे, चार्जेस की बात करते करते आपको फ़ौरन एक लॉ याद आ जाएगा। शायद आपको लॉ याद आ जाए कि सर अगर एक तरफ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो, एक तरफ मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, तो आपको एक लॉ याद आता है, वो लॉ कहलाता है कूलम्स लॉ। शायद याद आ जाए भाई, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव याद है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे, लाइक चार्जेस पढ़े होंगे अगर मैं आपको बताऊँ, लाइक चार्जेस, और एक आपने पढ़े होंगे कैसे चार्जेस? अनलाइक चार्जेस। अब सवाल ये सर, ये लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक क्या होते हैं? तो लाइक चार्जेस होते हैं अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव हों तो भी लाइक चार्जेस होते हैं, दोनों नेगेटिव हों तो भी लाइक चार्जेस होते हैं। जबकि अनलाइक होते हैं कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो? नेगेटिव हो। यानी दोनों अगर नेगेटिव हैं तो ये भी लाइक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी लाइक हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा? अनलाइक हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने इसके मुतालिक लॉ पढ़ा होगा
कि भाई अगर लाइक चार्जेस हो, यानी ये जो देख रहे हो ना फर्स्ट केस, लाइक चार्जेस हो यानी दोनों अगर या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं ये दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तमाम लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा सर अगर दोनों पॉजिटिव हो तो भी रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हो तो भी रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक हो तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ज़रूर सुना होगा कूलम्स लॉ कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यही तो इसकी स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या लिखी हुई है, तमाम लोग ज़रा पढ़िएगा स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है सर, यही स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी है, लाइक चार्जेस रिपेल, यानी लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस जो है वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। विच ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। शायद याद आ जाए कि फोर्स का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता था चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो ये तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, ये देखो दोनों चार्जेस को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये लिखा हुआ ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी डिस्टेंस का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो आप तमाम लोगों ने ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी हुई, मैं ये सारी बातों को इरेज कर देता हूँ। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नजर आ रही। फिर आप लोगों ने लॉ पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई देखो Q1 Q2 तो ये चार्जेस हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये Q1 नज़र आ रहा है, ये Q2 नज़र आ रहा है, इसको चार्जेस का नाम रख दिया ना, चार्जेस है। अच्छा, इन दोनों के दरम्यान का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस यहाँ पे, इस डिस्टेंस को आप लिखते हो किससे, R से। देखो Q1 हो गया, Q2 हो गया, ये डिस्टेंस R हो गया। अच्छा, ये F तो आपको पता है ये फोर्स कहलाती है, ये K क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये K कहलाता है हमारे पास कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को आप बोलते हो क्योंकि कूलम्स लॉ से रिलेटेड है तो इसका नाम आपने रख दिया कौन सा कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। यानी इस K को आपने बोल दिया कौन सा कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट। अब इस K का फॉर्मूला भी आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, शायद आपको मेरी बात याद आ जाए। इस K का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये एप्सिलॉन क्या है, तो इसके बारे में भी अभी मैं आपसे बात करता हूँ। एक मिनट मुझे बस दीजिएगा कि ये एप्सिलॉन क्या होता है, इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। देखो 4 तो आप लोगों को पता है, पाई आप लोगों को पता है। अच्छा, इस फर्स्ट फॉर्मूले की मदद से आपने एक सेकंड फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, वो फॉर्मूला ये रहा कि अगर आपको डिस्टेंस चेंज किया जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका ड्राइव मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, F1/F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। कि सपोज कीजिए कि आपको कोई सवाल दे दे, आपसे बोले कि भाई दो चार्जेस थे, इन दोनों के दरम्यान जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस था आपके पास 10 मीटर, और जो फोर्स थी वो फोर्स थी हमारे पास 20 न्यूटन। आप इन चार्जेस को करीब लेकर आ गए, अब देखो डिस्टेंस कम हो गया। अब सपोज करो डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, बताओ फोर्स कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर ये देखिए, जो पहले वाली फोर्स इसको बोल देंगे F1, जो पहला वाला डिस्टेंस है उसको बोल देंगे R1, जो दूसरा वाला डिस्टेंस है इसको बोल देंगे R2, और इन दोनों के दरम्यान जो नई फोर्स होगी उसको बोल देंगे F2, यानी क्या निकाल लेंगे, F2 निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा, यानी आपको अगर F1 पता हो, R1 पता हो, ये रहा ना, F1 पता, R1 पता, R2 पता, और क्या निकालने को दे दे, F2 निकालने को दे दे। तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। अगर ये बात मेरी समझ में ना आए तो इसको बैक करके दोबारा से देख लेना। एक रफ सी बात थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर बात समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से बात समझना, मेरी बात आसानी से इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब ये एप्सिलॉन की जो मैं बात कर रहा था ना, इस एप्सिलॉन का जो असल नाम है, जो आप फिजिक्स की ज़बान में इसको बोलते हो, कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी खुद दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा एप्सिलॉन का फॉर्मूला, यानी एप्सिलॉन बराबर होता है किसके, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये दो चीज़ें लिखी हुई नजर आ रही हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। यानी एप्सिलॉन कहलाता है आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये खुद दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। अब वो दो चीज़ें नजर आ रही हैं, जो फर्स्ट चीज़ नजर आ रही है ये एप्सिलॉन नॉट, जिसको आपने बोला, ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है, आप लोग को शायद वैल्यू भी याद हो, इसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप तमाम लोग लाजमी याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट के बाद आपको एप्सिलॉन आर नजर आ रहा है, एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर यहाँ पे शो करता है रिलेटिव परमिटिविटी को। अब सोच रहे हो कि सर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, तो भाई रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास जो है, इसकी जो वैल्यू है वो नेचर, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल प्लेस इन बिटवीन द चार्ज बॉडीज। अच्छा, एक जो खास वैल्यू है वो मैं आपको बता दूं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। किसके लिए, एयर के लिए या फिर स्पेस के लिए, यानी स्पेस यानी कोई मीडियम ना हो, या वैक्यूम अगर मैं लिख लूँ और आसान करके,
एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी कूलम्ब लॉ से रिलेटेड, आप तमाम लोग इसको याद रखना। इन बातों को देखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे पास एक सवाल मौजूद है, सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, सवाल सॉल्व करने का तरीका ये रखना आप तमाम लोग, जब आप लेक्चर सुन रहे हो ना, मेरी वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो सवाल सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि जब आप सवाल देखो ना, तो सवाल देखने के बाद सवाल को पॉज कर दो, और सवाल को पॉज करने के बाद पहले सवाल को खुद सॉल्व करो। जब तक सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, वीडियो को पॉज करके रखो और सवाल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और अपना आंसर लगाओ कि देखो आपको आंसर खुद सॉल्व करना आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सॉल्व करना आ जाए तो सॉल्यूशन आप मेरा देख लो, और अगर सॉल्व करना ना आए तो आप फिर सॉल्यूशन समझ लो कि सर सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो सॉल्यूशन हमने समझ लिया। तो जब भी एमसीक्यूज आपके सामने नज़र आए तो आप वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करने के बाद पहले सॉल्यूशन खुद करके देखो, और अगर सॉल्यूशन करना आ जाए तो फिर अब आप सॉल्यूशन करना आ जाए तो मर्जी आपकी, देखो नहीं देखो, नहीं आया तो फिर आप समझ भी लोगे। तो मैं सवाल को देखता हूँ, सवाल को सॉल्व करके फिर आपको समझाऊँ इसका जवाब क्या होगा। सवाल में आपसे बोला गया 2 पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस, 2 पार्टिकल्स हैं, इनके चार्ज आपको बता रहा है। चलो मैं इनके चार्जेस भी बता देता हूँ। सपोज़ करो एक ये पॉजिटिव मैंने बना दिया और दूसरा भी चलो मैंने पॉजिटिव बना दिया। दोनों के चार्ज बोल रहा है, एक के चार्ज को बोल दिया Q1, एक के चार्ज को बोल दिया Q2। व्हेन कैप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, अच्छा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस को मैंने बोल दिया किससे, R से। इफ़ द डिस्टेंस, लाइन को स्ट्रेट कर दूं मैं पहले, ओके उसने आपसे बोला इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स इज रिड्यूस टू हाफ, यानी डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया। अब देखो जो कंडीशन आती है यारी ना, वो कंडीशन अपने पास ज़रा देखते रहो। आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी जो r था आप r की जगह पे क्या रखोगे, 1/2r। तो अब देखो पहली कंडीशन आपको मिल गई, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल इज हाफ एंड चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल, यानी आपने हर पार्टिकल पे चार्ज को डबल कर दिया। यानी जहाँ Q1 है वहाँ आपने कर दिया क्या, 2Q1, और जहाँ Q2 है वहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2Q2। यही तो आपको कंडीशन बताई कि चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल। अब देखो आपको कंडीशन मिल गई ना, कंडीशन मिलने के बाद अब आप सवाल को सॉल्व करके देखोगे। अब आपको देखो फोर्स का फॉर्मूला याद है, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब कुछ भी काम नहीं करना, अब आपको देखो कंडीशन के मुताबिक से वैल्यूज को पुट कर दो। देखो ये तो रहेगा K, Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर Q1 की जगह पे आ जाएगा 2Q1, Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा 2Q2, और डिवाइड में R लिखा हुआ है तो R की जगह पे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये रहा, R की जगह पे आ जाएगा 1/2R, और स्क्वायर है तो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इस 2 को बोला भाई आप बाहर आ जाओ, 2 को बोला भाई आप बाहर आ जाओ, तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4। आगे बच गया मेरे पास K Q1 Q2। अब डिवाइड में आ गए, डिवाइड में ये स्क्वायर को ओपन करोगे, ये स्क्वायर आप दोगे, ये स्क्वायर आप हाफ को भी दोगे, ये स्क्वायर R को भी दोगे। हाफ को स्क्वायर दोगे तो हो जाएगा 1/4, और R को दोगे तो क्या हो जाएगा R²। अब देखो 1/4 नीचे फ्रैक्शन में नजर आ रहा है, तो अब आप देखो आप क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं एप्टीट्यूड में, तो अब आपको आदत होगी ये नीचे वाला 4 अल्टीमेटली यहाँ न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और आगे कौन बच जाएगा, तो आगे बोलेंगे सर बच जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया 16, और K Q1 Q2 अपॉन R² बराबर होता है फोर्स के, यानी जो नई फोर्स है वो फोर्स हो जाएगी आपके पास कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप तमाम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। इस सवाल को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद अगला सवाल आपको नज़र आ रहा है, जल्दी से इस सवाल को पढ़िएगा और मुझे इसका जवाब आप बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो, जवाब इसका दे सकते हो आप मुझे। सवाल को मैं सॉल्व करूँगा, सवाल देखिएगा। सवाल में आपसे बोला 2 पॉइंट चार्जेस +2 कूलम, यानी एक चार्ज है +2 कूलम और एक चार्ज है आपके पास +6 कूलम, रिपेल ईच अदर। ये देखो एक तरफ है मेरे पास +2 कूलम और एक तरफ है मेरे पास +6 कूलम। सही है, रिपेल ईच अदर, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, दोनों दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, यानी इनकी जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू भी आपको बता दिया सर जो फोर्स है 12 न्यूटन। अच्छा, अब सवाल की जो कंडीशन है ना वो कंडीशन देखिएगा, उसने आपसे क्या बोला, इफ़ अ चार्ज ऑफ -2 कूलम इज गिवन टू ईच ऑफ दीज चार्जेस, यानी आपने दोनों चार्जेस को -2 कूलम दिया, यानी आप यहाँ से चार्ज लेकर आए, आप चार्ज लेकर आए कितने कूलम के, -2 कूलम का, -2 कूलम का लाके चार्ज इसको भी दिया, यानी इसको भी गिफ्ट दिया, कितने कूलम का, -2 कूलम का। ये देखो आपने इसको गिफ्ट दिया, गिफ्ट देंगे कैसे, चलो अच्छा आपने इसको गिफ्ट दिया -2 कूलम का, इसको भी गिफ्ट दिया कितने का, -2 कूलम का। अब देखो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, देखो राइट साइड पे तो देखो +6 और -2, तो आप बोलेंगे सर +6 पहले से था, -2 आपने दे दिया, तो +6 और -2 इसके बाद बच गया कितना
+4 कूलम, जबकि इस वाले केस में देखो ऊपर +2 नीचे -2, तो ये तो बच गया मेरे पास कितना 0। अब देखो एक तरफ जो चार्ज है वो चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, जबकि दूसरी तरफ चार्ज क्या है +4 कूलम। भाई चार्जेस आपस में जब रिपेल करते हैं जब उसके पास चार्ज हो। अब देखो एक यहाँ पे हो गया, अब मैं अगर इसकी डायग्राम दोबारा बनाऊँ ना, ये देखो डायग्राम चलो दोबारा बनाता हूँ। अब एक मेरे पास हो गया कितना 0 और एक मेरे पास हो गया कितना +4 कूलम। अब देखो चार्ज तो सिर्फ एक ही रहा ना, तो मुझे बताओ क्या ये इसको रिपेल करेगा? आप बोलेंगे सर रिपेल जब करता जब ये चार्ज होता। अब ये 0 वाला तो चार्ज ही नहीं रहा, क्योंकि आपने इस पे चार्ज ही 0 कर दिया, +2 -2 कूलम 0 हो गया। अब इस पे चार्ज ही नहीं रहा, यानी आपकी जो फोर्स है वो फोर्स ही नहीं रही। तो इसका मतलब फोर्स का जो आंसर हो जाएगा वो फोर्स का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ही बाकी नहीं रही, क्योंकि आपने पहले वाले चार्ज पे +2 -2 करके उसका नेट चार्ज क्या कर दिया 0 कर दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। इस सवाल को देखने के बाद तो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, तमाम लोग इस सवाल को देखिएगा। अच्छा, अब इस सवाल के लिए मैं चलो एक पहले आपको फॉर्मूला ड्राइव करवा दूं। पहले वो फॉर्मूला देखिएगा। आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा, K खुद जो है बराबर होता है किसके 1/4 पाई ε0 ε r, और बराबर में हो गया मेरे पास कौन K Q1 Q2 अपॉन R², और ये हो गया मेरे पास कौन F। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने K की जगह K का फॉर्मूला रख दिया। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ना एक इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन मैं आपको बना के दिखाऊँ। अगर ये देखो F1 अपॉन F2 = ε0r2 डिवाइडेड बाय ε0r1। ये फॉर्मूला ज़रा जहन में रख लो। मैं ड्राइव नहीं कर रहा, ड्राइव करूंगा तो देखो आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो मैं आप लोग को शॉर्ट करके बातें कर रहा हूँ कि मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ। ड्राइव करना चाह रहे हो ड्राइव कर देना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। जैसे डिस्टेंस वाला था ना वैसे ही इसका जवाब आता है, यानी F1 अपॉन F2 = ε0r2 डिवाइडेड बाई ε0r1। तो बाकी बात मैं चलो इरेज कर देता हूँ, हमारे लिए सिर्फ इस वक्त फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो मैंने फॉर्मूला अपने पास लिख लिया। अब इस फॉर्मूले को देख के ज़रा सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे बोला गया भाई द रेशियो ऑफ द फोर्सेज बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर विथ कांस्टेंट चार्जेस। अच्छा, पार्ट ए में आपसे बोल रहा है कि जब एयर मौजूद होगी, और पार्ट बी में आपसे बोल रहा है जब क्या होगा मीडियम होगा, और मीडियम का जो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपको बता रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी K दे रहा है। अब देखो सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा F1 अपॉन F2 = ε0r2 डिवाइडेड बाय ε0r1। अब देखो पहले उसने क्योंकि एयर बोला हुआ है, पहले उसने क्या बोला हुआ है एयर बोला है। अगर आप देखो गौर से तो पहले उसने एयर बोला, तो एयर के लिए ε0r1 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जबकि बाद में उसने क्या बोला है, बाद में उसने बोला है डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आप गौर से देखो तो बाद में उसने बोला डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ε0r2 दूसरा वाला मीडियम, और इसके जो मीडियम की वैल्यू है वो वैल्यू आपको खुद बता रहा है भाई, वैल्यू क्या है, वैल्यू है K। क्योंकि पहले एयर बोला तो उसको हमने नाम रख दिया ε0r1, दूसरा उसने बोला डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो उसका नाम रख दिया ε0r2। अब देखो आपको ε0r1 की वैल्यू भी पता है, ε0r2 की वैल्यू भी पता है, वैल्यू बताओ मुझे क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये देखिए ε0r2 ये जो नज़र आ रहा है ना आपको ऊपर लिखा हुआ ε0r2, इसकी वैल्यू है मेरे पास K, नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ε0r1, तो ε0r1 की वैल्यू है कितनी 1, और ये हो जाएगा F1 अपॉन F2। अब देखो रेशियो को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये जो राइट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है, क्या रेशियो को ऐसे नहीं लिख सकते K रेशियो 1, क्योंकि डिवाइड को रेशियो की सूरत में लिख सकते हैं, यानी जो जवाब बना वो जवाब क्या बना, ऑप्शन नंबर बी बना, यानी K रेशियो 1। तो ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक से सवालात थे। कोशिश करिए आपको कोई मुश्किल सवाल भी नज़र आया था तो मैंने अपने लेक्चर में ऐड कर लिया था, ये मुश्किल सवाल भी आप लोगों से शेयर किए। इन 3 MCQ को देखने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेरे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तमाम लोगों ने सुना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि चलिए से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ द कूलम फोर्स एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज, यानी कितनी फोर्स लग रही है उस चार्ज के अगेंस्ट, इस चीज़ को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी चार्ज की शिद्दत। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, सपोज करो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, इस पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो अगर आप चलो मैं 2 पॉइंट बना के दिखाता हूँ। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। किस पॉइंट पे चार्ज की शिद्दत ज़्यादा होगी, मतलब चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आप तमाम लोग मुझे जवाब देंगे कि सर जो पॉइंट 1 नज़र आ रहा है, पॉइंट 1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन पॉइंट 2 दूर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब सवाल ये
कि सर आपने कैसे फैसला कर लिया कि चार्ज की शिद्दत ज़्यादा होगी या कम होगी, तो इस बात को समझाऊं। तो आप क्या काम करते हो, एक टेस्ट चार्ज ला के रखते हो। आप तमाम लोगों ने नाम सुना होगा टेस्ट चार्ज का, मैं टेस्ट चार्ज बना के दिखाता हूँ। एक टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, टेस्ट चार्ज जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं आपको लिख के भी दिखाऊं कि आपने जो ला के रखा वो क्या रखा, टेस्ट चार्ज ला के रखा, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अब आप देखो जो फर्स्ट वाले केस की फोर्स होगी वो फोर्स ज़्यादा होगी, सही है। और यही टेस्ट चार्ज अगर आप सेकंड पॉइंट पे रखोगे, आपने यही टेस्ट चार्ज सेकंड पॉइंट पे रखा, तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगी, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कैसी लगेगी, कम लगेगी। मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊँ, ये देखो यहाँ जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कम लगेगी क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अब आप देखो आपने जो टेस्ट चार्ज रखा था उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, मतलब अगेंस्ट दैट चार्ज, उस चार्ज के रखने की वजह से। तो इस चीज़ को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, तो ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं सारी जो आप लोगों ने इंटर फिजिक्स में पढ़ी हुई होंगी। अब लेकिन क्योंकि एप्टीट्यूड में आते हो तो अक्सर स्टूडेंट होते हैं कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, तो वो मुझे फिर थोड़े बहुत बताने पड़ते ताकि मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है कितनी फोर्स लग रही है एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज, यानी उस चार्ज के अगेंस्ट। तो इस चीज़ को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला मैंने लिख के दिखाया, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। और एक और तीसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमारे कोर्स में अभी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 3 फॉर्मूले, तीनों मैंने लिख के दिखा दिए। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अच्छा, ये V क्या है, तो ये V कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये V कहलाता है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, तीसरा लिखा हुआ है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। ये लिखा हुआ ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। ये बात मैं आपको समझाऊं। आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा सर ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये पॉइंट आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की तरफ होती है। ये देखो, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं ये आउटवर्ड होंगी, यानी बाहर की तरफ होंगी। जबकि नेगेटिव चार्ज जो होगा आपके पास, चलो मैं नेगेटिव चार्ज का भी बना के दिखाऊँ आपको। ये रहा, सपोज करो मेरे पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये पॉइंट इनवर्ड होगी, यानी अंदर की तरफ। ओके, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस देख रहे हो ना, इन इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में एक दो अहम बातें मैं लिख के भी चलो आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक लाइंस का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक लाइंस का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें किस साइंटिस्ट ने, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। और उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें दिया था किसने, फैराडे ने। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक लाइंस की जो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी हैं, मतलब स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्या हैं, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस आपके पास रेडियल कहलाती हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ना, ये रेडियल है। रेडियल का मतलब देखो, अगर स्ट्रेट होती ना तो पॉजिटिव के लिए स्ट्रेट आप ऐसे बना देते सारे। मैंने स्ट्रेट ऐसे तो नहीं बनाया, स्ट्रेट होती तो इस तरह से होती। ये जो आप इस तरह की डायरेक्शन देख रहे हो, ये डायरेक्शन कहलाती है आपके पास रेडियल डायरेक्शन। अब मैं अगर आपसे यूनिट की बात करूं तो इसके 2 यूनिट होते हैं, दोनों आप लोग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट या तो न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि फोर्स का यूनिट पता है ना न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। तो पहला यूनिट बन गया हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज, तो वोल्टेज का यूनिट हो जाएगा, ये लिखा है ना वी, तो हो जाएगा वी, और नीचे मीटर डिस्टेंस लिखा है तो डिस्टेंस हो जाता है किसमें, मीटर में। तो इसके दोनों यूनिट लिख के दिखा दिए मैंने, क्या, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। अच्छा, मेरे ख्याल में अब क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन भी बताई है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात होगी कि सर ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद जो अगला टॉपिक है मेरे पास वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताइए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एक एनिमेशन से आपको समझाता हूँ अपनी बात। मेरे पास सपोज करो एक शेप आपको नज़र आ रही है, पैरेललोग्राम जिसको आप बोलते हो। इस शेप में से, इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, ये देखो इलेक्ट्रिक लाइंस आई, क्योंकि आपने इससे सपोज करो आपने इससे पहले एक चार्ज रख दिया। सपोज करो एक चार्ज है पॉजिटिव, जाहिर सी बात है ना इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी, तो जाहिर सी बात है इस एरिया में से पास होंगी। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, कितने एरिया में से, ये देखो इलेक्ट्रिक लाइंस आई, पास हुई एरिया में से, इलेक्ट्रिक लाइंस आई, पास हुई एरिया में से, इलेक्ट्रिक लाइंस आई, पास हुई एरिया में से। और ये रहा इसका एरिया की डायरेक्शन, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं कितने एरिया से। इस चीज़ को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ज़रा डेफिनेशन पढ़िएगा क्या लिखी हुई है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, कितने एरिया से इस चीज़ को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होता है। वो को डॉट प्रोडक्ट किस किस का, तो आपके सामने लिखा हुआ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड गिवन एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से, ये रहा इसका सिंबल, फाई फ्लक्स का होता है, ई इलेक्ट्रिक है, तो आपने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट। तो याद है ना, डॉट प्रोडक्ट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया यानी ए। अब देखो डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे, पढ़ा है ना आपने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ए डॉट बी बराबर होता है किसके, ए बी कॉस थीटा के। तो इसी तरीके से ई डॉट ए है तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा ई डॉट ए से ई ए कॉस थीटा। अगर आप ये सोच रहे थे तो बिल्कुल सही सोच रहे थे, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास क्या, ई डॉट ए से बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये मैंने लिख के दिखा दिया फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप लेते हो तो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, तो इसका मैं की पॉइंट आपको बना के लिख देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, अगर आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है बल्कि क्या है, स्केलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप लोगों ने टाइप्स भी पढ़ी होंगी, वो टाइप्स भी हम जल्दी देख लेते हैं। ये देखो, आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही थी एरिया में से, इलेक्ट्रिक लाइंस आई पास हो गई किस में से, एरिया में से। अब ये इसका एरिया नज़र आ रहा है। अब आप देखो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फर्स्ट जो टाइप लिखी हुई है, इस फर्स्ट टाइप को मैंने बोला, इसका नाम पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप सोच रहे हो कि सर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, हमें कोई कंडीशन तो बताइए, हमें कैसे पता चलेगा सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम है। अब आप देखो एरिया की डायरेक्शन भी कहाँ पर है, राइट साइड पे, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन भी कहाँ पर है, राइट साइड पे। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, आप बोलेंगे सर दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब एंगल की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैंने इसको लिख के भी दिखा दिया, आपके सामने लिखा जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम या फिर पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा या पॉजिटिव होगा अगर एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि cos 0 की जो वैल्यू है ना, वो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में यही तो आ रहा है, ई ए कॉस थीटा, cos की वैल्यू 1 है, और जो 1 वैल्यू है ना, cos की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 होती है, तो इसी वजह से आपने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम बोला हुआ है। सेकेंड जो टाइप है वो सेकेंड टाइप आप तमाम लोग देखिएगा, सेकेंड टाइप भी आपको बताते हैं। अब इस वाले केस में देखो, अब मैंने एरिया की डायरेक्शन को टिल्ट कर दिया, अब आप देखोगे एरिया आपको अपवर्ड नजर आ रहा है, यानी एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है। या इलेक्ट्रिक लाइंस आई, या इलेक्ट्रिक लाइंस इस एरिया पे से गुजर के जा रही हैं, एरिया में से पास नहीं हो रही बल्कि इस एरिया के ऊपर से गुजर के जा रही है। अब आप देखो इस वाले केस में डायरेक्शन एंगल की कितनी है, अगर मैं आपसे एंगल की डायरेक्शन बोलूँ तो एंगल की डायरेक्शन ज़रा देखते हैं। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम आपके सामने लिखा हुआ है क्या, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप देखो एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन कहाँ पर है, राइट साइड पे, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा अगर आपके पास जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। और मिनिमम का मतलब आपने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। अब 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा ना cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जो फॉर्मूला होगा ई ए cos 90 की जगह पे आ जाएगा 0, ई ए को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड जो टाइप है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो टाइप देखिएगा ज़रा। अब देखो आपका एरिया राइट साइड पे फिर दोबारा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक लाइंस आपकी जो है ना राइट साइड से आ रही है। ये देखो इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से आई, राइट साइड से पास हो रही हैं, ये देखिए। अब इस वाले केस में देखो डायरेक्शन क्या है, आप बोलेंगे सर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, डायरेक्शन अपोजिट तो एंगल हो जाएगा मेरे पास कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो मैंने ये लिख के दिखाया सर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है आपके पास कौन सा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेगेटिव क्यों कहते हैं इसको, नेगेटिव भी आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव अगर एंगल की वैल्यू कितना हो, 180। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव इसको क्यों बोला, आप इसको अपोजिट बोल देते, तो भाई cos 180 निकालोगे ना तो cos 180 बराबर होता है किसके, -1 के। माइनस का साइन आ रहा है और माइनस का साइन यहाँ पे शो कर रहा है किसको, नेगेटिव को, तो इस वजह से आपने इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही आपके पास 3 तरह की टाइप्स, एक कहलाता है आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक कहलाता है आपके पास मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और तीसरा कहलाता है आपके पास क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्फीयर। स्फीयर तमाम लोगों ने सुना होगा, 3D शेप होती है जिसको बॉल की सूरत में होती है, फुटबॉल की सूरत में 3D शेप स्फीयर। ये रहा स्फीयर मेरे पास, मैंने इसके अंदर चार्ज रखा। अब देखो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड होती है, यानी ये इलेक्ट्रिक लाइन जो है ना बाहर की तरफ आएंगी। इसकी मिसाल ऐसे कि आपने एक फुटबॉल खरीदी, फुटबॉल के अंदर आपने छोटा सा होल किया, होल करने के बाद आप एक चार्ज को अंदर रख कर आ गए, मतलब फुटबॉल के अंदर आपने होल किया, होल करने के बाद आपने चार्ज को अंदर की तरफ रख दिया। अब वो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ होंगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी तो वो स्फीयर से बाहर की तरफ पास होंगी, कुछ इस तरीके से। यानी दोबारा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस इस स्फीयर में से क्या होंगी, पास होंगी। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्योंकि एक पूरी 1 से 1.5 पेज की डेरिवेशन आप लोगों ने डेरिवेशन की होगी, मैं डेरिवेशन तो आपको करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मेरे पास है Q अपॉन एप्सिलॉन, यानी दो चीज़ों का रेशियो है, रेशियो ऑफ द चार्ज इनक्लोज टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, आप इसको लिख भी सकते हो, रेशियो ऑफ द charge enclosed to the absolute permittivity। क्योंकि दो चीज़ों को आपने डिवाइड किया हुआ है, रेशियो लिया हुआ है तो आपने रेशियो लिख दिया। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला था, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला बताना था, इस वजह से मैंने ये केस की बात कर ली। जैसे ही आपने इसकी बात करी होगी ना, एक लॉ आपके जहन में शायद आना चाहिए था, वो लॉ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और ये लॉ है मेरे पास गॉसियस लॉ। अब गॉसियस लॉ क्या बोलता है, पहले तो इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए। इस स्टेटमेंट देख के शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाए, नहीं आया तो फिर मैं अपनी बात आपको समझाऊंगा। ओके, स्टेटमेंट ज़रा तमाम लोग पढ़िएगा। स्टेटमेंट में आपसे बोल रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली अजीब सी, पहले तो स्फीयर लिया था ना, एक अजीब सी शेप ले ली। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने बहुत सारे चार्जेस रख दिए, ये पहला चार्ज रख दिया, ये दूसरा चार्ज रख दिया, तीसरा चार्ज रख दिया, बहुत सारे चार्जेस रख दिए, सही है। अब इस गॉसियस ने आपके लिए आसानी करी, उसने बोला कि भाई आप सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालो, क्योंकि भाई अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे आप कोई भी शेप हो सकती है। पीछे वाले केस में अगर आप देखोगे, पिछला जो केस था, पिछले केस में तो सिंपल सी शेप थी, एक स्फीयर था, आपने आसानी से निकाल लिया। लेकिन इस वाले केस में अब आपके साथ क्या किया कि शेप अजीब सी कर दी। अब शेप अजीब सी कर दी तो उस गॉसियस ने बोला कि भाई सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसने ये फॉर्मूला दिया कि भाई उसने बोला पहला वाला चार्ज सपोज करो Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, और आखिर चलो Q4 हो जाएगा। अगर सबको ऐड कर दोगे Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये टोटल, इसको बोल दो टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज को आपने किससे लिख दिया, Q से लिख दिया। तो गॉसियस ने बोला कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई सी भी क्लोज शेप हो, मैं चलो पूरी स्टेटमेंट आपको समझा भी देता हूँ एक एक बात करके। उसने आपसे बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अच्छा, उस क्लोज सरफेस को आप आमतौर पर गॉसियन सरफेस भी बोलते हो, आप लोगों ने हो सकता है अपने जब टीचर से पढ़ा हो तो ये सुना भी हो, गॉसियन सरफेस, इसको आप गॉसियन सरफेस भी बोलते हो। इज इक्वल टू द रेशियो, रेशियो का मतलब देखो मैंने दो चीज़ों को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ऊपर उसने बोला टोटल चार्ज, तो याद है ना अभी अभी मैंने आपको बताया टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का मतलब हर एक की चार्ज को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और नीचे जो चीज़ नजर आ रही है ये लिख के भी दिखाया हुआ है आपको, क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये गॉसियस लॉ के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया कराना था कि गॉसियस लॉ ने जो हमारी हेल्प करी, वो हेल्प ये करी कि क्या हेल्प करी, हेल्प ये करी कि सर अलग अलग किसी का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन चार्जेस को ऐड करके आप एक नई चीज़ रख दो, और ये नई चीज़ हमारे पास क्या है, ये नई चीज़ हमारे पास है टोटल चार्ज। तो ये गॉसियस ने हमारी हेल्प करी। अच्छा, क्लोज सरफेस वाली बात मैंने मिटा दी थी, मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। ये सरफेस कहलाती है हमारे पास कौन सी, गॉसियन सरफेस। ओके, तो ये तो मेरे पास बात हो गई किसकी, गॉसियस लॉ की। अब एक फॉर्मूला मुझे आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ चार्ज शीट। मतलब मेरे पास अगर एक शीट है, इस शीट के ऊपर मैंने चार्जेस को स्प्रेड कर दिया, ये रहे मेरे पास चार्जेस, मैंने शीट के ऊपर चार्जेस को स्प्रेड कर दिया। चार्जेस को स्प्रेड करने के बाद एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, सपोज करो इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। मुझे बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखो एक चार्ज नहीं है बल्कि इतने सारे चार्ज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपने इतने सारे चार्ज रख दिए क्योंकि अभी चार्ज शीट बन गई, सही है।
अब चार्ज शीट की जब मैं बात करूंगा ना, तो सबसे पहले तो एक चीज़ आती है जो मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, ये कहलाता है सिग्मा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये सिग्मा क्या है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, तो मैं फॉर्मूला ही बताऊँ। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये कहलाता क्या है, मैं लिख के भी दिखाऊँ। ये सिग्मा कहलाता है मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सिग्मा क्या कहलाता है, तो सिग्मा कहलाता है मेरे पास क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपके सामने लिख के दिखा दिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी चार्ज को अगर एरिया से डिवाइड करो। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर 1 पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को डेंसिटी की टाइप्स लाजमी याद होंगी। डेंसिटी की 3 तरह की टाइप्स होती हैं, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अब क्योंकि आपने एरिया से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि एरिया से डिवाइड किया, तो इस वजह से आप इसको बोल दो कौन सी डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। और चार्ज है तो आपने इसका नाम रख दिया क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, E=σ/2ε0। अब देखो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दिया है, क्योंकि फॉर्मूला इसकी भी पूरी 1 से 1.5 पेज की डेरिवेशन है, तो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। यानी अगर चार्ज शीट हो तो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे क्या, σ/2ε0। अब देखो सिग्मा तो आपको पता है, सिग्मा मेरे ख्याल में आपको मैंने अभी बता भी दिया। सिग्मा क्या है, तो आप बोलेंगे सर सिग्मा हमें पता है, सिग्मा कहलाता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये तो हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ चार्ज शीट। अब यही सवाल अगर आपके पास, अब मैं 2 केसेस में डिवाइड करके कर रहा हूँ। पहला केस देखिएगा बिटवीन अपोजिट चार्ज शीट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक चार्ज शीट नहीं बल्कि 2 चार्ज शीट होंगी, यानी एक पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दिया, और एक है मेरे पास कैसी, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है जिसको आपने बोले नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखो केस थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मुश्किल कैसे हो गया, मुश्किल ऐसे हो गया कि आपके पास पहले एक चार्ज शीट थी, अब यहाँ पे कितनी चार्ज शीट है, 2 चार्ज शीट है, सही है। अब देखो इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखो पॉजिटिव के लिए जो फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, आपने पढ़ा है ना सर, पॉजिटिव के लिए कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है, यानी इसका जो आउटवर्ड होगा वो कहाँ पर होगा, राइट साइड पर होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव, आप देखो ये पॉजिटिव जो नजर आ रहे हैं, इसका जो आउटवर्ड है, आउटवर्ड कहाँ पर है, आउटवर्ड राइट साइड पे आ रहा है ना, क्योंकि इस तरफ राइट बीच में रखा हुआ है, तो आउटवर्ड इसका कहाँ पर आ रहा है, राइट साइड पे। आप बोलेंगे चलें सर आपकी ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई। अच्छा नेगेटिव की फील्ड कैसे होती है, आप बोलेंगे सर नेगेटिव की जो फील्ड होती है, ये नेगेटिव की फील्ड होती है इनवर्ड। नेगेटिव की जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव की फील्ड होती है इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ। अब ये देखो ये पॉइंट अंदर की तरफ जाएगा, यानी राइट साइड पे जाएगा, तो आपने राइट साइड पे एक और एरो बना दिया। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो दोबारा देखो, ये देखो पॉजिटिव नजर आ रहा है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है यानी बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पे आपने बाहर की तरफ एरो बना दिया। जबकि नेगेटिव के लिए क्या होती है, नेगेटिव के लिए अंदर, नेगेटिव के लिए होती है हमारे पास अंदर की तरफ, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ होती है, यानी तो ये मैंने अंदर की तरफ बनाने के लिए ये मैंने राइट साइड पे बना दिया। अब देखो अगर ब्लू वाले एरो को देखो, तो ब्लू वाला एरो लेफ्ट वाले के लिहाज से राइट पे जा रहा है, जबकि रेड वाला एरो देखो तो ये भी कहाँ पे जा रहा है, राइट पे, यानी इनटू द प्लेन जा रहा है नेगेटिव वाले के रेफरेंस से। हो सकता है मेरी बात मुश्किल लग रही हो, और ये बातें मुश्किल भी लगेंगी आप लोगों को, उन लोगों को मुश्किल लगेंगी जिन लोगों ने सेकेंड ईयर की फिजिक्स जो है ना समझ के नहीं पढ़ी, क्योंकि सेकेंड ईयर की फिजिक्स बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ने वाली थी। बिल्कुल नई नई बातें आप लोगों ने सीखी थी। अगर आप लोगों ने वो फिजिक्स नहीं पढ़ी तो आप लोगों को ये बातें बहुत मुश्किल लग रही होंगी, और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ी हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को शायद आसान लगे, एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैंने काफ़ी डेप्थ में हर एक लेक्चर में मैं एक टॉपिक पढ़ाता था। अभी मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए ना आपको, नए नए टॉपिक, ये सारे टॉपिक मैं एक क्लास में पढ़ाता था, ताकि सारी मैं बातें अपनी आसानी से समझा सकूँ। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मेरे पास है E=σ/ε0। एक चीज़ का इजाफा हुआ, क्या, सॉरी एक चीज़ की कमी हो गई, याद है पहले वाले फॉर्मूले में, अगर आप पहले वाले फॉर्मूले में देखो तो पहले वाले फॉर्मूले में आपके पास लिखा हुआ था σ/2ε0, 2 का इजाफा हो रहा था, यानी एक चार्ज शीट है तो नीचे 2 आ रहा था। अब अगर मेरे पास 2 चार्ज शीट हो गई, अब देखो यहाँ पे 2 चार्ज शीट हो गई तो नीचे से 2 गायब हो गया, कैसे हुआ, तो मैं लिख के दिखा भी देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव की प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, एक राइट पे 2 एरो आ रहे हैं, दोनों राइट पे आ रहे हैं, और जब एरो की डायरेक्शन सेम होती है तो उसको ऐड कर देते हैं। अब देखो पहले वाले के लिए फॉर्मूला बन जाएगा σ/2ε0, दूसरे वाले के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा σ/2ε0, क्योंकि पॉजिटिव के लिए भी यही फॉर्मूला है, नेगेटिव के लिए भी यही फॉर्मूला है। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सर मेरे पास क्या, दोनों को अगर ऐड करोगे तो बन जाएगा 2 σ/2ε0। 2 से 2 को आपने कैंसिल कर दिया तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, σ/ε0। तो इस वजह से आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ बिटवीन अपोजिट चार्ज शीट का, वो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, σ/ε0।
अच्छा जी, अब यही चार्ज शीट अगर मैं आपके सामने अगर बोल दूँ, ज़रा देखिएगा, सेम चार्ज शीट। अब देखो मेरे पास ये भी पॉजिटिव, पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, सही। अब मैंने पॉइंट बना दिया, पॉइंट का मैंने नाम रख दिया पॉइंट पी। अब देखो लेफ्ट वाली जो शीट आपको नज़र आ रही है, इसका जो आउटवर्ड होगा, लेफ्ट वाली जो शीट नज़र आ रही है इसका आउटवर्ड राइट पर है, तो मैंने राइट पे एरो बना दिया। आप बोलेंगे सर बात तो सही है। अच्छा, जो दूसरी वाली फील्ड नज़र आ रही है, आप देखो दूसरी वाली फील्ड नज़र आ रही है, इसका जो आउटवर्ड है वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट पर होगा, तो मैंने एरो कहाँ बना दिया, लेफ्ट पे बना दिया। अब देखो सेकेंड वाले केस में दोनों वैल्यू से वो क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, यानी जितना राइट पे उतना ही लेफ्ट पे। इसकी मिसाल ऐसे, मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ, एक बंदा इसको सीधे हाथ पे खींचे, एक बंदा इसको उल्टे हाथ पे खींचे, क्या ये मूव करेगा? आप बोलेंगे सर मूव नहीं करेगा, क्योंकि जितनी फोर्स आप राइट साइड पे लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स आप लेफ्ट साइड पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा। तो इसी तरीके से इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस केस को याद रखना, यानी अगर चार्ज शीट कैसी हो, सेम चार्ज शीट हो, चाहे पॉजिटिव हो यानी दोनों पॉजिटिव हो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, और दोनों नेगेटिव हो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। चलो एक केस में आपको पढ़ाता हूँ, तमाम लोग ज़रा देखिएगा। मैंने एक काम किया, मैंने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद मैंने इसके चारों कॉर्नर के ऊपर मैंने एक एक चार्ज को प्लेस कर दिया। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। अब मैं मालूम करना चाह रहा हूँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को मुश्किल भी लगे, लेकिन समझाना तो आप लोगों को है। अब देखो, अगर मैं, चलो इसके नाम भी रख देते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 की जो आउटवर्ड फील्ड होगी, Q1 भाई, Q1 ऐसे नजर आ रहा है ना, Q1 का आउटवर्ड इस तरीके से होगा बाहर की तरफ, तो आपने ये Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ओहो, इरेज हो गई। ओके, आपने Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई आउटवर्ड, ये देखो मैं चलो बना के दिखाता हूँ। मैंने इस जगह पे बनाई ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने नाम रख दिया E1। अब देखो फर्स्ट वाला चार्ज हो गया, सेकंड नजर आ रहा है, तो सेकंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे भी आउटवर्ड होगी। ये आउटवर्ड आप इस जगह पे बना के देखा होगा, सेंटर पॉइंट पे। यानी इन शॉर्ट आप अगर चारों के लिए चारों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाओगे, तो अब देखो चारों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी जितना आउटवर्ड है उतना ही चारों के लिए, मतलब उतना ही आउटवर्ड हुआ है, चारों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये इस किस्म का न्यूमेरिकल आपके पास बुक में मौजूद है, ये न्यूमेरिकल आपकी बुक में मौजूद है। न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने कराया है सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर, तो मैं न्यूमेरिकल की बात तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप कोई स्क्वायर लो या कोई आप रेक्टेंगल लो और उसके चार्जेस, उसके कॉर्नर्स के ऊपर अगर आप चार्जेस को प्लेस करो, तो चार्जेस को प्लेस करने के बाद जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि चारों चार्जेस की फील्ड आउटवर्ड होगी, चारों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस, अच्छा चार्जेस सेम भी होनी चाहिए, तो इसको स्टेटमेंट की सूरत में लिख देते हैं, इफ चार्जेस आर इक्वल, यानी चार्जेस अगर इक्वल हो तो जो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कुछ केसेस मैंने आपको पढ़ा दिए, सारे केसेस अपने पास नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद सवाल आपके सामने एक शेयर किया, सवाल देखते हैं। एक सवाल मुझे आपको कराना था, सवाल तमाम लोग पढ़िएगा ताकि मैं आपको सॉल्व करा दूँ। ओके जी, सवाल क्या है? सवाल आपसे बोला, इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द चार्ज ऑन एन ऑयल कैलकुलेटेड टू बी 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 नैनो कूलम। चार्ज आपको दे रहा है, चार्ज की वैल्यू दे रहा है आपको 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 और आगे बोल रहा है नैनो कूलम। अब देखो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलम, ये दे रहा है नैनो कूलम में। तो नैनो को हटाने का तरीका क्या आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो, नैनो को हटाने का तरीका होता है 10 की पावर -9, यानी नैनो हटाने का तरीका 10 की पावर -9। अब देखो 10 की पावर -10, 10 की पावर -9 बेसिस सेम पावर एट, तो -10 -9 हो जाएगा, और -10 -9 करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, 10 की पावर -19। अब देखो आपको चार्ज तो उसने दे दिया, उसने आपसे मांगा क्या, उसने आपसे बोला नंबर ऑफ
एक्सिस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n आपसे मांग रहा है। अब जो मुझे फॉर्मूला पढ़ाना था ना, वो फॉर्मूला यही पढ़ाना था, जब भी मैंने एमसीक्यू यहाँ पे ऐड किया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ, जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई ई, तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखोगे तो बन जाएगा n इज इक्वल टू Q अपॉन ई, यानी ई को लाके डिवाइड कर दोगे तो n का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्या, n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। अब सवाल ये सर, ये ई क्यू तो पता है आपको चार्ज है, ई यहाँ पे चार्ज होता है किसका, तो आप लोग बोलेंगे सर ये ई चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मेरे पास बन गया n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो आप उसकी वैल्यू भी रख सकते हो। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, मैं आंसर आपको निकालना सिखाता हूँ। मैंने फॉर्मूला लगाया n इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है Q, तो Q की जगह पे आप Q की वैल्यू रखोगे। Q की वैल्यू है 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे नजर आ रहा है ई, ई कहलाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको याद है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। ये देखो 10 की पावर माइनस 19 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो बच गया आपके पास कौन, 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6। अब डेसिमल को सॉल्व करना मुश्किल है ना, आपके लिए यहाँ पे आसान हो जाएगा। कैसे, देखो डेसिमल को शिफ्ट करो, डेसिमल को शिफ्ट ऊपर से भी करो, डेसिमल को शिफ्ट नीचे से भी करो। मैथ्स का शुरू होता है जो करना है करो ऊपर भी और नीचे भी। आपने डेसिमल को ऊपर भी शिफ्ट किया, एक दफ़ा शिफ्ट किया तो बन गया 48, नीचे भी एक दफ़ा शिफ्ट किया तो नीचे बन गया क्या, 16। अब इसको आप कैंसिलेशन कर लो। मेरे ख्याल में ये तो आप आसानी से कर सकते हो, 2 के टेबल से कर लो, अगर आप 2 के टेबल से करना चाहो, अगर आपको 2 का टेबल आता है। ये देखो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा सर 2 8 ज़ा 16। फिर दोबारा करोगे इसको, ये देखो 2 4 ज़ा 8 और ये हो जाएगा सर मेरे पास 12। इसको कर लोगे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, n इज इक्वल टू 3। तो ये एमसीक्यू आप लोगों से शेयर किया। असल जो मकसद था ना, मुझे ये फॉर्मूला पढ़ाना था, इस वजह से मैंने एमसीक्यू ऐड किया था। तो ये तो मेरे पास लेक्चर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड किया था कि आप लोग इस लेक्चर को सुन सको और आप लोग की तैयारी हो सके। अच्छा, इस लेक्चर को देखने के बाद तो चैप्टर अभी आप लोग का हाफ कंप्लीट हुआ है, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेक्चर 1 देखने के बाद इंशाल्लाह मैं अब आप लोग का लेक्चर 2 भी अपलोड करूँगा, तमाम लोग लेक्चर 2 भी सुनिएगा। उम्मीद करते हैं तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे मैसेज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मुझसे मैसेज करके पूछे ना, मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।